नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। फिर विवादों में आया हापुड़ का मेडिकल कॉलेज और रामा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही आई है सामने। खाने के बर्तन में मिला मरा हुआ चूहा। खाने में चूहा मिलने से मचा हड़कंप। छात्रों को खाना परोसने से पहले ही दिख गया चूहा। स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने खाने की सैंपलिंग ली। रामा मेडिकल कॉलेज में मामले को छुपाने में जुटा हुआ है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिलखुआ के नेशनल हाईवे नंबर 9 में स्थित है रामा मेडिकल कॉलेज। एक दिन पहले भी विवादों में आया था ये रामा मेडिकल कॉलेज। एमडीएमएस के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। एमबीबीएस के छात्रों को गुमराह करके एमडीएमएस में एडमिशन किए। बिना मान्यता के एमडी और एमएस के छात्रों को दाखिल कर दिया। पेपर न होने पर गुरुवार को छात्रों को मामले की जानकारी हुई थी और अब एक बार फिर से विवादों में आया है रामा मेडिकल कॉलेज और ये बड़ी लापरवाही है। देखिए, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। कई स्टूडेंट्स जो है इस खाने को खा करके बीमार पड़ सकते थे। खाने के बर्तन में मिला मरा हुआ चूहा। खाने में चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रामा मेडिकल कॉलेज लगातार विवादों में आ रहा है। इससे पहले जब मेडिकल के छात्र परेशान हुए थे तब भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें बिना मान्यता के ही एमबीबीएस में एडमिशन न करने की बजाय बल्कि एमडी और एमएस में एडमिशन कर दिए गए और जब फिर पेपर नहीं हुए तो उसके बाद विरोध सामने आया। तो देखिए, रामा मेडिकल कॉलेज ही बार बार विवादों में क्यों आ रहा है। पहले एडमिशन में धोखाधड़ी और अब खाने आया चूहा। रामा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के खाने में चूहा कहां से आया और रामा मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी चूक का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। इसी के साथ साथ क्या मानकों के अनुरूप खानों की चेकिंग नहीं होती है और अगर छात्र खाना खा लेते तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होता। और अभी तो बड़ा सवाल यह है कि क्या परोसने से पहले ही ये तस्वीरों में दिखाई दे गया या फिर इससे पहले कुछ बच्चे खाना खा चुके थे। यह भी बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद ताहिर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, हम जानकारी लेंगे। मोहम्मद ताहिर, सीधा सा सवाल है कि आखिरकार बार बार रामा मेडिकल कॉलेज क्यों विवादों में आ रहा है। पहले छात्र परेशान थे और अब इसकी साथ ही दूसरी तस्वीर सामने आती है जब खाना परोसा जाता है तो उसमें चूहा मिलता है। आखिरकार ये इतनी लापरवाहियां कैसे हो रही हैं? जी हाँ, जिस तरीके से रामा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो बार बार विवाद जो है इस मेडिकल कॉलेज में रहे हैं। अभी जो है एमएस और एमडी में जो दाखिले बच्चों के हुए थे वो विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है। छात्र वो अभी भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उसके बाद ये दूसरा मामला सामने आ गया जहाँ जो कैंटीन है, कैंटीन में जो जिन डॉक्टरों को जो स्टूडेंट डॉक्टर हैं उन्हें खाना परोसा जाता है उसमें चूहा निकला। चूहा निकलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों ने खाना खा भी लिया था और जो कुछ बच्चे हैं जिनके हाथ में जो है जब खाने में चूहा निकला तो वहां हड़कंप मच गया। हालांकि नहीं मोहम्मद ताहिर, ये बड़ी बात आपने बताई है कि कुछ बच्चे पहले खाना खा चुके थे और अगर बाद में तस्वीर आती है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जिन बच्चों ने खाना खा लिया था क्या उनकी तबीयत ठीक है अभी? जी हाँ, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों ने जो है इसमें कुछ बच्चों ने खाना खा लिया था और कुछ बच्चे वहाँ खाना खा रहे थे। जैसे ही ये चूहा निकला और चूहा निकलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि आज स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सैंपलिंग की कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल जो स्टाफ है, मेडिकल जो अथॉरिटी है उसने बच्चों को शांत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो ये दबंगई जो है कही जाए तो मेडिकल कॉलेज की रही है तो उसके बच्चों को उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ रामा मेडिकल कॉलेज कर रहा है। तो बच्चों को भी कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे मोहम्मद ताहिर, और निश्चित तौर पर ये कल्चर बन गया है कि अगर किसी भी कॉलेज का अंदर से कोई भी लापरवाही आती है और जब बच्चे इस पर आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। अब कल्चर बनता जा रहा है। तो आखिरकार इस तरह की यूनिवर्सिटीज की आखिरकार सच्चाई कैसे बाहर आएगी? क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया संस्थानों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता, मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता।
अभी न्यूज ऑन इंडिया ने यहाँ जो धरना कर रहे थे, पिटीशन कर रहे थे बच्चे, उनकी खबर खिलाई थी। उसके बाद सभी मीडिया कर्मियों का रामा मेडिकल कॉलेज में बैन लगा दिया गया है। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ साथ जो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे उनको भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज है वो अपनी दबंगई पर उतारू है। बच्चों से जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूली की जाती है और उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा खाना, यहाँ तक कि उनको गुमराह करके उनके गलत दाखिले कर लिए जाते हैं। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ऐसे मेडिकल कॉलेजों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए इस थाने की, तो ये जो है रसूखदार लोगों के कॉलेज है और इनमें जो खाद्य महकमा है वो भी घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो कहीं ना कहीं जब ये चूहे का मामला आया तो पहली बार रामा मेडिकल कॉलेज में खाद्य अधिकारी पहुंचे और सैंपलिंग की कार्रवाई की। हालांकि सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद हमने खाद्य अधिकारियों से भी बात की, तो कहीं ना कहीं चूहा निकलने की बात खाद्य अधिकारी कर रहे हैं, मगर कैमरे पे खाद्य अधिकारी भी बचते नजर आ रहे हैं। वहीं रामा मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं वो भी साफ तौर पर फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बिल्कुल लापरवाही सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और सवालों से बचेंगे भी, क्योंकि पता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बीजेपी यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान गोविंद नारायण शुक्ल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पटना में विपक्षी एकता जब ताकत दिखाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर क्या पलटवार होगा, हमारे साथ बात करने में मौजूद है प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ल जी। गोविंद भाई, पटना में आज विपक्ष अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के 9 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, उन अभियानों को लेकर के हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। हमारा जो फोकस है, जो मोदी जी के 9 वर्ष के कार्य हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन कार्यों को जनता के बीच में लेकर के जाने का। और मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के जो गरीब कल्याण के काम हैं या देश में, उसके कारण जनता ने मुझे 2014 से अब तक लगातार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। विपक्ष अपना जो करना है, पहले भी उन्होंने गठबंधन किए हैं और उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। और मैं इतना कह सकता हूं कि अभी हाल के निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें एक बड़ा बहुमत दिया है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम गरीब कल्याण के काम हमारी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता, उसकी मेहनत की पराकाष्ठा और जनता का आशीर्वाद 2024 में भी मुझे मिलेगा और बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मैं और बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखा गया बसपा सुप्रीमो मायावती हों, चाहे आरएलडी के जयंत चौधरी, इन लोगों ने दूरी बना रखी है। अखिलेश यादव जा रहे हैं, कांग्रेस जा रहे हैं, तो इसका क्या माना जाए कि आरएलडी से अभी भी कोई बीजेपी की बातचीत हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए लेके? इन सारे विषयों पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। और हम सब लोगों को जो जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता का है कि जो हमें जिम्मेदारी है उसकी हमें जवाबदेही है और हम उतने ही दायरे में अपने को काम को करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ से लेकर के केंद्र तक का नेता इस समय केंद्र के अपने 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है। ये कहीं न कहीं ध्यानाकर्षण, भटकाव करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन भाजपा अपने चरैवेती के मूल मंत्र पर चलते हुए पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थी गोविंद नारायण शुक्ल जी, बताया था कि हम चरैवेती के उस पर चलते हैं और आगामी 2024 के इलेक्शन में भी हम 80 के 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और साथ में 400 का आंकड़ा भी पार करेंगे। विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश कर रही है, पर वो सिर्फ कोशिश रह जाएगी, क्योंकि विपक्ष के अंदर अब कोई ताकत बची ही नहीं है। वीडियो वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी से विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से न्यूज वन इंडिया संवाददाता सद्दाम खान से खास बातचीत की और इस दौरान जयप्रताप सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान विधायक बांसी से जयप्रताप सिंह। सर, आप लोग 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 9 साल 9 काम। देखिए, हर बात पर कांग्रेस की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने उनको कई बार जवाब दे दिया है
और विपक्षी एकता को लेके विपक्ष के सभी राज्यों में भी लोग ने कह दिया कि अगर कांग्रेस रहेगी तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस को अपना जवाब मिल गया, कांग्रेस कोई पार्टी रही नहीं गई है, उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल अपने राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अपना सब कर रहे हैं, कोई विपक्ष में करना नहीं चाह रहा। जब कांग्रेस को कोई साथ ही नहीं लेना चाह रहा है तो कांग्रेस अपना रास्ता अलग ढूंढेगी। तो मुझे लगता है उनका चाहे 9 सवाल हो चाहे उनके 900 सवाल हो, कोई उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता सबको जवाब देगी। अखिलेश यादव बड़ा हमलावर है आपकी पार्टी पे। कभी कहते हैं कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, कभी कहते हैं कि भाजपा का जो रेड जोन का सर्वे है वो सपा का रेड पावर ही भाजपा का रेड जोन है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में एक प्रमुख हमारे विपक्षी पार्टी है, तो उनको आपके अखबार में न्यूज़ में रहने की आवश्यकता भी है, प्रमुखता से वो अपना लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उनका अनर्गल तरह के बयान भी आती हैं। कौन कितना सीट जीतेगा कौन नहीं जीत करेगा, हम लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठनात्मक ढांचा जो हमारा बूथ तक है, आप देख ही रहे हैं कि हमारे संयोजक और हमारे जिला की टीम से मिला के हम लोग सब साथ में काम करते हैं। हम पूरी तरह निश्चिंत है कि हमको 80 में से 80 सीट मिलेंगे। बाकी जिसको जो कहना है वो अपना कह सकता है, जनता के सामने बोलेगा। धन्यवाद। ये थे जय प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा जो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें जीतेगी। हालांकि ये सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है, आगामी चुनाव है, आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा कि कौन कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाता है। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर। हरदोई के सवाईजपुर में महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी महाजनसंपर्क अभियान में पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार ने 9 सालों में देश को शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया है और हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। लखनऊ में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत हो रहे आवेदनों पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन रिग्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के सलाहकार अजय सिंह ने बताया है कि ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में कई विकल्प होने चाहिए थे, लेकिन विकल्प न होने की वजह से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अधिकारी अपने मन के मुताबिक सीटों का चयन कर दे रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक कोई प्रावधान नहीं निकाला है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सीनियरिटी के हिसाब से स्थानांतरण होने चाहिए, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक बार फिर सिंचाई विभाग के ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल आपको बता दें कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के आवेदन पर सवाल उठ रहे हैं। लाइन पदस्थापना या स्थानांतरण करना है तो पहले उसकी तैयारी करनी होगी। उसकी बिना तैयारी के आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी सिंचाई विभाग में खंडीय प्रधान सहायकों की पदस्थापना हेतु उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है इसके हर खंड में होगा, लेकिन प्रमोशन हुए 500 और ये प्रमोशन दिखा रहे हैं 150। इसके साथ ही साथ जिन खंडों में पद हैं वहाँ पद नहीं है दिखा रहे हैं। प्रदेश में कोई ऐसा खंड नहीं है जिसमें प्रधान सहायक का पद ना हो। कि वही मैंने कहा कि पद कहाँ है कहाँ नहीं है, यही चार्ट गलत बना हुआ है। जब ये चार्ट गलत बना हुआ है तो ईमानदारी से कैसे हो सकता है। और स्थानांतरण में भ्रष्टाचार का हम सदैव विरोध करते रहे हैं और इस प्रकार ये ऑनलाइन में अधूरा काम करेंगे और भ्रष्टाचार से पूरा काम करेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में भी चल रहा है बड़ा खेल, जिसको लेकर के इरिगेशन डिपार्टमेंट के कई संगठन ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। यानी हम इस समय सिंचाई विभाग कार्यालय पे हैं और अब यहाँ पे जो है मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पत्र लिखा गया है। उस पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। यानी साफ है कि जिस तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो रहे ऑनलाइन स्थानांतरण को लेकर के कई ऐसे चिन्ह हैं जो चिन्ह अब वो वेबसाइट पर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो विकल्प हैं वो कर्मचारियों का नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर के दूर दराज तक
लगभग 500 से अधिक जो है ट्रांसफर होने हैं, लेकिन 150 स्थानांतरण प्रक्रिया को बना करके ही लिस्ट तैयार की गई है। यानी साफ है कि स्थानांतरण को लेकर के जिस तरीके से सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं, पुनः फिर से सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। यानी साफ है कि जो ऑनलाइन स्थानांतरण होने थे उनमें भी विकल्प न होने की वजह से लोग अपना चयन नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में सीनियरिटी देखी जाती है, सीनियरिटी के हिसाब से अगर कोई पद खाली होता है तो वहां पे उसको रखा जाता है, लेकिन ना तो सीनियरिटी का पद वहां पे देखने को मिल रहा है, ना ही उसमें किसी प्रकार से कोई और विकल्प देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों में भी रोष है और इसके साथ ही साथ में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो संगठन चल रहे हैं, वो संगठन भी फिलहाल नाराज होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के कई पत्र जारी हो चुके हैं। कैमरामैन नमित सहानी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद रुक कर रहे हैं अगली खबरों का। आगरा में सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे रंगबाजों को थाना इंचार्ज सदर नीरज कुमार शर्मा ने दबोच लिया। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी के बाद गाड़ियों में सवार युवक हुड़दंग मचा रहे थे, साथ ही भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो क्रेटा गाड़ी से स्टंट कर रहे थे। वहीं पुलिस ने 2 गाड़ियों को सीज कर दिया है, 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और वहीं पुलिस अन्य गाड़ी और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बर्थडे पार्टी के बाद युवक देखिए किस प्रकार से हुड़दंग मचा रहे थे और हालांकि इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है, 2 गाड़ियों को सीज कर दिया है। इसके अलावा जो अन्य गाड़ियां भी साथ में दिखाई दे रही थी हुड़दंग करते हुए, उनकी भी तलाश की जा रही है। और इधर हमीरपुर से भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। शादी समारोह में युवक ने दिन दहाड़े हर्ष फायरिंग की और दूसरे की लाइसेंस बंदूक से हर्ष फायरिंग हुई। मामले की जांच पर जुटी पुलिस। कुरारा थाना क्षेत्र के डामर गांव का पूरा मामला है। देखिए किस तरह से हर्ष फायरिंग की जा रही है, दूसरे की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच पर पुलिस जुटी हुई है। आगरा से अगली खबर, बीच सड़क महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। मुख्य बाजार में जमीन कब्जे को लेकर के विवाद था और महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना किरावली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट, मुख्य बाजार में जमीन कब्जे को लेकर के था विवाद और महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ थाना किरावली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात में सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल की भव्य इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था और स्कूल की इमारत चर्चा रूपी बनाई जा रही थी। इस दरमियान सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। इमारत का कई हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला कि केडीए ने काफी समय पहले ही इमारत सीज कर दी थी। बावजूद इसके इमारत के अंदर चोरी छिपे काम चल रहा था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिश्चियन मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि निर्माण कार्य अब नहीं होना चाहिए। और अय्या के अजीतमल कोतावली क्षेत्र के अनंतराम टोल प्लाजा अंतर्गत शराब तस्करों ने शराब की खेप को पहुंचाने के लिए नया तरीका ढूंढा है। पिकअप गाड़ी में पाइप लाद करके पाइप के अंदर शराब तस्करी कर रहे थे शराब तस्कर। अजीतमल कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब ले जा रहे पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। चेकिंग करने पर पाइप से 3115 शराब के पाउच मिले। राजस्थान में निर्मित शराब को यूपी में बेचने के लिए लाया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने मामले का खुलासा किया है। मुरादाबाद से अगली खबर, डॉक्टर के साथ हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पकड़ा। मुख्य आरोपी अनस बीबीए का छात्र और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। मराठेर थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई है। बिजनौर से अगली बड़ी खबर, नलकूप ऑपरेटर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पुलिस ने आला कत्ल के साथ हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। मामूली बात पर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने जिम संचालक को किया गिरफ्तार। बिजनौर थाना कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला।
हाथरस के गांव नगरिया में ससुराल में साले के जन्मदिन में शामिल होने आए दामाद की विद्युत करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक युवक के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया, वहीं डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।